गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री और आज उसका है चौथा लेक्चर। इसके पहले हमने 3 लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री के देख लिए हैं। पहले 2 लेक्चर जो थे आपके वहाँ पर था एडजोशन के बारे में, और जस्ट प्रीवियस जो आपको लेक्चर दिया था मैंने वो था आपके कैटलिस्ट के बारे में। अब कैटलिस्ट जो कि कैटलिस्ट का मतलब हो जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि उनका वेग परिवर्तित करते हैं। अब बच्चों सजीव जो होते हैं उनके अंदर भी, यानी कि मेरे और आपके अंदर भी कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं, और उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपना ये जो जीवन है वो चल रहा है। आप भोजन करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल होते हैं वो सिंपल पार्टिकल में बदलने का काम होता है। इसके अलावा आप के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो कई सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के संचालन से ही हम जीवित रहते हैं। इन जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि आपकी सजीवों के शरीर में होती है, कोशिकाओं में होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम जो करते हैं उन्हें हम, उन उत्प्रेरकों को हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहा जाता है। तो आज का टॉपिक आपका उन्हीं एंजाइम्स पर है जो कि कैटलिस्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये कैटलिस्ट वो है जो कि सजीव के शरीर में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उनको क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्या है, एंजाइम। या जिसको मैं बायोकैटलिस्ट कह सकता हूं, बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैव उत्प्रेरक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सजीव के शरीर में होंगे, सजीव में प्रेजेंट होंगे। सेकंड चीज़, ये उच्च द्रव्यमान, हाईली मास होता है इनका, उच्च द्रव्यमान युक्त नाइट्रोजनी अणु होते हैं। हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तब वापस इसको, है ना, मैं आपको याद दिला दूंगा। लेकिन ये जो क्या होता है, ये मतलब इस तरह से पॉलीमर की तरह होते हैं। इनका मास जो होता है काफ़ी हाई होता है, उच्च अणुभार होता है, और ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। जनरली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, ये उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। यानी कि ये जैव अणु है जो उच्च अणुभार युक्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, और सजीवों के अंदर कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, ये उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एंजाइम कौन है। एंजाइम उच्च अणुभार युक्त या उच्च द्रव्यमान युक्त नाइट्रोजन के जैव अणु हैं, जो सजीवों में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ओके बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात रहती है कि एंजाइम
कौन कौन सी आपकी शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एंजाइम किस तरह से काम करता है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। और एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंजाइम में कौन कौन से आपके विशेष लक्षण होते हैं, और जो लक्षण इसके हैं यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वही लगभग आपकी कैटलिस्ट की भी होती है। कैटलिस्ट भी इसी तरीके से काम करते हैं, केवल मैंने कहा ना वर्किंग प्लेस अलग अलग है, वो सारी ही रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये केवल आपकी जो आपकी सजीव शरीर होता है उसी के अंदर जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इन एंजाइम की विशेषताएं क्या क्या है। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये आपका बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे तो वापस यही टॉपिक वहाँ मिलने वाला है आपको बायोमोलिक्यूल में एंजाइम। तो ये 2 जगह पर आपका जो NCERT की बुक है वहाँ पर 2 जगह मिलने वाला है, सरफेस में तो है ही है, फिर डिटेल में आपको कहाँ मिलेगा, वापस ये बायोमोलिक्यूल में मिलने वाला है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन केवल एंजाइम के एग्जाम्पल में आता है कि ठीक है किसी भी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम कौन है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल में बताने वाला हूँ, बस उस टेबल पर आप फोकस करें, उसको तैयार कर लें, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ओके, पहले आप इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ एंजाइम की विशेषताओं के ऊपर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो एंजाइम की विशेषताओं की बात करें तो एंजाइम के अंदर आपकी ये विशेषताएं जो मैंने यहाँ पर लिखी है इनको एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लें, सिंपल सी है कि एंजाइम क्या होता है, उच्च अणुभार हाई मास वाले नाइट्रोजन के युक्त जो जैव अणु है बायोमोलिक्यूल होते हैं। ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट का मतलब आपके बॉडी के अंदर कई सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ एक साथ होती है। जैसे आमाशय में कई अभिक्रिया आपके चल रही स्टॉपेज के अंदर, लेकिन जो एंजाइम है वहाँ पर कितनी ही अभिक्रियाएं चले, वो किसी एक जो आपका रिएक्टेंट है उसी पर रिएक्ट करने वाला है। अन्य अभिक्रियाएं उसके उसी जगह पर हो रही है, लेकिन फिर भी वह अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाला नहीं है। यानी कि एक एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो ये विशिष्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी बड़ी ट्रेस मात्रा, बहुत ही आप अल्प मात्रा रख लें तो भी ये अभिक्रिया के वेग को कई गुना, लाखों गुना बढ़ा देता है। जैसे कि 1/6 की घात 10 की घात 6 यानी कि 1 मोल का 10 लाखवां भाग, इतनी मात्रा ही किसको बढ़ा देती है, वेग को 10 की घात 4 से 10 की घात 6 के बीच में, यानी कि 10 लाख गुना के लगभग ये क्या करती है, बढ़ा देती है। तो बहुत अल्प मात्रा एंजाइम की क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा जिस टेम्परेचर पर ये हाईली एक्टिव होता है, एंजाइम जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें 37 जो है वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, अनुकूलन ताप कहलाता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। इसी तरह से ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलनता जो पीएच होती है वो 7 से लेके यानी उदासीन माध्यम से लेके ये आपकी क्षारीय मीडियम में चलती है 7.4 तक। और इसका जो मैक्सिमम ऑप्टिमम जो पीएच मानी गई है जहाँ पर ये हाईली एक्टिव होता है तो वो 7.4 होता है। अतः आपको अगर अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुकूलतम ताप क्या होगा जहाँ पर हाईली एक्टिव होता है तो वह 37 डिग्री है, और पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। इसके अलावा ये कोलाइडी नेचर होते हैं, वाटर के साथ सोल्यूबल होकर कोलाइडी सॉल्यूशन बना लेते हैं। और आगे हम पढ़ने वाले कोलाइड के बारे में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या इसमें विद्युत धारा अगर आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि नष्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कोएंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिनको हमने उत्प्रेरक में वर्धक कहा है, प्रमोटर्स कहा है। और ये जितने भी आपके मेटल आयन होते हैं वो सभी कोएंजाइम का काम करते हैं, जैसे Mn+2 है, कॉपर+2 है, Zn+2 है ये। इसके अलावा इसी तरह से आपका एंटी एंजाइम कह सकते हैं, एंजाइम विष, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, अल्ट्रावायलेट रेज है। तो ये एंजाइम की मेन क्या है, आपकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे जनरली कम पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लें। ओके, नोट करें इनको। अब जो एंजाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और आपको ये ही सबसे इम्पोर्टेंट मानकर इनको आपको
फोकस करना होगा, ध्यान में रखना होगा, और यहीं से आपको क्वेश्चन आने का चांस होता है बोर्ड में। एंजाइम है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर उसमें कौन से प्रोसेस को ये उत्प्रेरित करता है, यानी कि कौन सा चेंज करता है, तो बायोकेमिकल चेंज क्या लाता है ये। तो पहला एंजाइम है जाइमेज। तो जाइमेज ग्लूकोज को किस में बदलता है, एथिल अल्कोहल में बदल लेता है। यूरिएज, यूरिया NH2CO2 को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज कर देता है। डाइस्टेज ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जिसको कि धान शर्करा कहा जाता है। माइकोडर्मा कोकाई एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलता है। इन्वर्टेज, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्टेज क्या करता है, आपकी जो इक्सु शर्करा होती है यानी कि सुक्रोज होता है, उसको इन्वर्टेज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। फिर आपका पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एमाइलोज और टाइलिन एंजाइम जो है आपका, एमाइलेज और टाइलिन आपके लार में पाया जाता है, थूक में पाया जाता है। और पहला जो एमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, और टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को किस में बदलता है, सुक्रोज में बदल देता है। और लास्ट आपका लैक्टोबैसिलस कोकाई, ये दूध यानी कि लैक्टो शर्करा होती है, लैक्टोज होता है, उसको लैक्टिक एसिड दही में चेंज करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये एंजाइम के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी कहा था कि कैटलिस्ट में भी आपको ध्यान रखना है, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वहाँ पर कौन कौन से आपके कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। दो इंडेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, एक तो ये है एंजाइम के साथ ही मैं वो इंडेक्स भी जो आपके इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेथड में काम में लिए जाते हैं प्रोसेस में, वहाँ पर कौन कौन से आपके कैटलिस्ट है वो इंडेक्स भी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों इंपॉर्टेंट एंजाइम के बाद एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की टेबल को आप ध्यान रखें। जैसे आपकी इंपॉर्टेंट मेथड है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो आपका हेबर मेथड है। हेबर मेथड में Fe कैटलिस्ट होता है और MO मोलिब्डेनम यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर होता है। सेकंड ऑस्टवाल्ड मेथड किसके लिए, HNO3 के लिए है। यहाँ पर अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाया जाता है और फिर इसके आगे HNO3 प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस मेथड के अंदर आपका PT जो होता है वो क्या होता है, आपका कैटलिस्ट होता है। इसी तरह संपर्क विधि H2SO4 के लिए कॉन्टैक्ट मेथड, वहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या PT दोनों में से एक कैटलिस्ट का काम करेगा। लेड चैम्बर विधि H2SO4 के लिए होती है ना, सीसा कक्ष विधि, यहाँ पर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO एज ए कैटलिस्ट होता है और ये आपका होमोजीनियस कैटेलाइसिस है, ध्यान रखें इसको। और एक आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना, हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है, यानी कि वेजिटेटिव वनस्पति जो तेल होता है उससे वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पर आपका निकिल आपका एज ए कैटलिस्ट होगा। ओके बच्चों, एक इस टेबल को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। दो टेबल आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बच्चों, एंजाइम किस तरह से काम करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्रियाविधि को समझें। तो एंजाइम की क्रियाविधि के लिए लोकी सिद्धांत दिया गया है, ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, जिस तरह से चाबियाँ एक जैसी नज़र आती है लेकिन एक पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी ही होगी, ठीक है ना, तो उसी सिद्धांत पर इसको दिया गया है। इसके अलावा इसको एक मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, मध्यवर्ती संकुल यौगिक सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। जैसे आपने होमोजीनियस कैटालिसिस में पढ़ा है कि रिएक्टेंट सबसे पहले कैटलिस्ट से क्रिया करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट में बदल जाता है और कैटलिस्ट वापस रिमूव हो जाता है। सेम उसी तरीके से ये सिद्धांत है। जैसे आपका कोई सब्सट्रेट है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये एंजाइम से क्रिया करेगा और एक मध्यवर्ती बना लेता है Se। ये आपका क्या है, क्रिया कारक है, सब्सट्रेट है, और ये आपका एंजाइम है। तो सब्सट्रेट सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम की सरफेस पर आता है और एंजाइम इसको सरफेस देता है, और सरफेस देते समय यहाँ पर सिद्धांत वही करता है कि इसकी सरफेस और इसकी सरफेस क्या होती है, एक तरह से ताला चाबी की तरह होती है, यानी कि पर्टिकुलर सरफेस होगी, यानी कि एक एंजाइम जो होगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए काम करेगा। जैसे कि आपका ये सब्सट्रेट बता देता हूँ मैं, ये आपका क्या है, एक सब्सट्रेट है, ठीक है। तो इसके लिए एंजाइम इस तरह से होगा जो इसकी सरफेस को पूरी तरीके से क्या करे, लॉक कर ले।
तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम है, तो ये इस तरह से क्या करेगा, सरफेस देगा और ये इसके साथ जुड़ जाता है। ये आपका एंजाइम है और ये आपका ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम है। तो ये आपका क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती यौगिक बना, मध्यवर्ती यौगिक, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर ES या SE। ठीक, जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद सेकंड फेज में क्या होता है, SE जो होता है ये आपका किसमें बदल जाता है, EP में बदल जाता है। सबस्ट्रेट यहाँ पर रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका एंजाइम उत्पाद प्रोडक्ट, एंजाइम उत्पाद यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक होगा। अब यहाँ से ये SE जो आपका है ये इस तरीके से ये किसमें बदल जाता है, आपका EP में बदल जाता है। और लास्ट आपका क्या होगा, EP जो है ये ब्रेक होकर E+P में बदल जाएगा, यानी कि आपका एंजाइम इसी तरीके से रह जाएगा। ये तो आपका एंजाइम हो गया और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका एंजाइम है। ओके, तो ये आपका EP मध्यवर्ती। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम पर आएगा और एक तरीके से SE यानी कि एंजाइम क्रियाकारक, एंजाइम यौगिक बना लेता है, संकुल बना लेता है। फिर एंजाइम क्रियाकारक संकुल जो है आपका SE जो है ये यहाँ पर सबस्ट्रेट्स इसकी सरफेस पर क्रिया करते हैं और किसमें बदल जाता है, एंजाइम उत्पाद यौगिक में, यानी कि EP में। और EP फिर यहाँ से क्या करता है, आपका डिसोशिएट होता है और एंजाइम अलग हो जाता है और यहाँ पर ये आपका आगे मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये आपका ताला चाबी सिद्धांत इसलिए कहा गया है, जैसे कि आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका लोक है, तो इसकी चाबी ये रहेगी। तो इसका लीवर जो मानते हैं अपन वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सरफेस बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी सरफेस मैच नहीं करी तो ये एंजाइम इसके लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की जो सरफेस होती है उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम की सरफेस की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एंजाइम की मैकेनिज्म है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लिया। तो बच्चों ये आपका एक सेकंड पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री का, कैटलिस्ट एंड एंजाइम के बारे में। तो कैटलिस्ट हमने पहले वाले में पूरा कंप्लीट कर लिया था, आज हमने एंजाइम को पूरा किया है। मैंने कहा ये बायोमोलिक्यूल में वापस आने वाला है। अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा इस टॉपिक का, वो रहेगा कोलाइड्स के बारे में। वहाँ पर आपके कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आने वाली, कई सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोलाइड से आपको एक डेफिनेशन प्लस एक डायग्राम जरूर पूछा जाता है। तो वहाँ का जो आपका बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है वहाँ पर आपको डायग्राम प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप क्लियर है आपके पास एडजॉर्प्शन के बारे में, जहाँ पर हमने एडजॉर्प्शन को पूरा पढ़ा था। और फिर आपका एंजाइम और कैटलिस्ट के बारे में, यहाँ केवल आपको एंजाइम की जो टेबल बताई मैंने और कैटलिस्ट की जो टेबल बताई, उन कैटलिस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।